क्या कहकर शांत करूं मैं पारुल को? हमारा भाग्य ऐसे हमारे विरुद्ध हो जाएगा, ये थोड़ी देर पहले भी हमने नहीं सोचा था। लगता है रानी से छुटकारा पाने का और कोई उपाय बाकी नहीं है। किंतु माता, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे समय में वो रानी माया को क्यों लाना चाहती है? क्या प्रयोजन है उसका? जो मैं सोच रही हूं, अगर वो सही है तो फिर जरूरत तो है। क्या सोच रही है माता? नहीं नहीं, डरो मत। तुम दोनों को जला के नहीं मारूंगी मैं, बलि चढ़ाऊंगी तुम दोनों की। बलि। क्या होगा सेनापति जी? मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। हम रानी के हाथों पकड़े गए। चंपा भाई को पाके भी खोना पड़ा मुझे। निराश मत होना पारुल, सब कुछ ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। मन में साहस लाओ, प्रकृति माँ का स्मरण करो। इस समय केवल वो ही हमारी रक्षा कर पाएंगी। हमारी रक्षा कीजिए माँ। मेरे सारे सपने टूटने के कगार पे आ गए हैं। इस रानी के चंगुल से मुक्त होने का उपाय बता दीजिए। कैसे मैं अपने चंपा भाई को राक्षसी रानी के चंगुल से छुड़ा पाऊंगी? मेरी सोच और मल्लिका की सोच अगर एक है तो फिर ये बड़ी चिंता की बात है। माता, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। आप खुल के बताइए। जब तक मैं सत्य जान नहीं लेता तब तक तो मैं विचलित रहूंगा। रानी माया सागर रानी की बहन है। समुंदर की गहराइयों में था उसका देश। वो थी एक मत्स्य कन्या। महेंद्र के प्यार में उसने अपनी इच्छा से इंसान का रूप ले लिया। बरसों पहले मैंने मणिमल्लिका से इसके बारे में सुना था। तुम्हें पता ही होगा कि वो मत्स्य कन्या की केचुली अभी भी सुरक्षित है। हाँ, मैं जानता हूँ। मल्लिका ने बहुत ही जतन से इसी महल के किसी गुप्त स्थान में उसे छुपा दिया था, ताकि समय आने पर रानी माया को केचुली पहनाकर मत्स्य कन्या के रूप में भेजा जा सके उस सागर रानी के देश में। कौन है मेरे आसपास? सेनापति जी, लग रहा है जैसे कोई उड़ रहा है हमारे साथ, हमारे आसपास ही है। आप अनुभव कर सकते हैं? कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकती हूँ, कोई तो अवश्य है हमारे आसपास। कौन? ऐसे कौन हंस रहा है? कौन है आप? प्रकृति माँ,
बरसों पहले उसे वहां भेजा गया था। पद्मावती की 7 संतानों के जन्म के बाद एक पुत्र संतान के साथ माया को भेजा गया था सागर रानी के देश में। बिल्कुल सही। रानी माया मत्स्य कन्या का रूप धारण करके पद्मावती की दूसरी संतान को छुपा के ले गई थी गहरे पानी के नीचे सागर रानी के देश में। किंतु माता, ये तो अतीत की बात है। मणिमल्लिका ने अभी क्यों माया को बुलवा भेजा? उसका उद्देश्य क्या है? क्या चाहती है वो? लेकिन माँ, अगर वो रानी पद्मावती मेरी संतान है और तू है उसकी पुत्री। तेरे साथ तो मेरा नाता जुड़ा हुआ है। इसी कारण तू जितनी सहजता से मुझे देख सकती है या छू सकती है, ऐसा और कोई नहीं कर पाएगा। जैसे वो राक्षसी रानी अभी मुझे देख नहीं पा रही, मेरी बातें भी नहीं सुन पा रही है। डरना मत। जैसे तू मेरी पुत्री की संतान है, वैसे ही तुम्हारा भाई चंपा फूल भी है। दोनों की रक्षा का उत्तरदायित्व अब मेरा है। आप आ गई हैं माँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब आप हमें और मेरे चंपा भाई को रानी के चंगुल से मुक्त कीजिए माँ। ऐसा नहीं हो सकता। मणिमल्लिका के माया जाल से तुम दोनों को मुक्त करना मेरे बस की बात नहीं। यदि कर सकती तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। मुझे लगता है मल्लिका एक बार फिर रानी माया को सागर रानी के देश में भेजना चाहती है। किंतु क्यों माता? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मल्लिका फिर से क्यों रानी माया को सागर रानी के देश में भेजना चाहती है? क्यों? क्योंकि पद्मावती की दूसरी संतान चंपा का फूल बन के खिल रही है समुंदर के नीचे। क्या उद्देश्य हो सकता है? तो फिर माता क्या मल्लिका उस चंपा के फूल की रक्षा करने के लिए रानी माया को भेजना चाहती है अपने देश में? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मल्लिका ने भी मुझे ऐसा ही संकेत दिया है। और वो पारुल चुपचाप बैठने वाली नहीं है। राक्षस राज्य के बाद अपने दूसरे भाई का उद्धार करने वो अवश्य जाएगी सागर रानी के देश में। इसीलिए मल्लिका सावधान होना चाहती है। इतना साहस है उस पद्मावती की पुत्री पारुल में? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? आपके अलावा ऐसी अवस्था से कौन बचाएगा हमें? कौन हमें मुक्त करेगा इस राक्षसी रानी के चंगुल से? अब तो आप ही हमारी एकमात्र आशा है माँ। चिंता मत कर पारुल। इस पल मैं तुम दोनों को मणिमल्लिका के राक्षसी माया के चंगुल से सुरक्षित नहीं करा पाऊंगी पारुल, परंतु मैं चंपा के फूल में ऐसा सौरभ भर दूंगी जो जरूरत आने पर विशाल शक्ति का काम करेगा। मृत इंसान को जीवित तो नहीं कर पाएगा, परंतु बीमार इंसान को स्वस्थ करके उसकी शक्तियां लौटा देगा। लेकिन माँ, इस विशाल शक्ति की अभी हमें क्या जरूरत है माँ? अभी तो हम इस रानी द्वारा बंदी बने हुए हैं। आप हमारी मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए ताकि हम अपने चंपा भाई को लेकर सूर्यनगर वापस लौट सके। मैंने कहा ना, तुम दोनों की मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, परंतु ये विशाल शक्ति इतनी प्रभावी है, ये समय आने पर तुझे समझ में आ जाएगा।
परंतु धैर्य और शक्ति कभी मत खोना। अभी मेरे जाने का समय आ गया। अब मैं और आगे नहीं जा सकती। क्यों माँ? इतनी क्षमता है पारुल में, तो क्या पारुल को उसके पहले भाई का पता चल गया? पारुल राक्षस राज्य में जाके भयानक राक्षसों के साथ लड़ाई करके अपने भाई का उद्धार करके यहां तक ले आएगी? यह असंभव है। असंभव माते, असंभव, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय? असंभव? इस धरती पे ऐसा कोई कार्य नहीं जो पारुल नहीं कर सकती। वो लड़की सब कुछ कर सकती है। वो देख, वहां दूर राक्षस राज्य दिखाई दे रहा है। तुम दोनों जब राक्षस राज्य की सीमा में प्रवेश करोगे, तब मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं राक्षस राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अब जो कुछ भी करना है, वो तुझे ही करना पड़ेगा। विजयी हो पारुल। प्रकृति माँ चली गई, विशाल शक्ति का रस दे के गई वो, परंतु उस रस से क्या होगा? कैसे लड़ूंगी मैं राक्षसी रानी की माया शक्ति से? जय रानी माया की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। जय रानी माया की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। जय रानी माया की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। जय रानी माया की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। इतना भव्य आयोजन मेरा स्वागत करने के लिए? यकीन नहीं होता। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? स्वागत है आपका। सुस्वागतम रानी माया। महाराज, महाराज आप स्वयं आए हैं मेरा स्वागत करने के लिए? महाराज, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या हुआ पारुल? प्रकृति माँ आई थी, चंपा फूल के अंदर विशाल शक्ति का रस भरकर चली गई हैं। वैसे तो मैं प्रकृति माँ को देख नहीं पाया, मगर तुमने जो उनसे बातें की पारुल, वो मुझे समझ में आ गई। लेकिन प्रकृति माँ कहकर गई हैं कि कुछ भी नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि अब जो भी करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन प्रकृति माँ की सहायता के बिना हम राक्षस राज्य से चंपा भाई को लेकर निकलेंगे कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा सेनापति जी?
मेरी संपूर्ण राक्षसी बनने में अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। इतने दिनों के बाद मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मैं अभी महल में लौटकर बलि का प्रबंध करूंगी। इस समय अगर राक्षस नाना जी यहाँ होते तो वो अवश्य हमें मुक्त करने का कोई ना कोई उपाय निकालते, परंतु मुझे कारागार से मुक्त करने के बाद राक्षस नाना जी कहाँ चले गए ये तो मुझे मालूम ही नहीं। मैं भी वही सोच रही हूँ सेनापति जी। राक्षस नाना जी के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। रानी मणिमल्लिका का कोई भरोसा नहीं। अपने स्वार्थ के लिए वो अपना पराया कुछ नहीं समझती। सेनापति जी, इस रानी ने नाना जी को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? मैं नहीं जानता पारुल, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, परंतु तुम हिम्मत मत हारना। पहले नीचे उतरते हैं, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य निकाल लेंगे। तेरा समय अब समाप्त होने को है पारुल। अब तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। आप ही के कारण आज राक्षस राज्य असहाय और शक्तिहीन हो गया है। जिस राक्षस सेना के भय से तीनों लोग कांप उठते थे, जो सेना पूरी धरती पे विजय प्राप्त करने की शक्ति रखती है, वो सेना आज इतनी शक्तिहीन और दुर्बल हो गई कि इंसानी सेना उस पर कभी भी विजय प्राप्त कर सकती है। धिक्कार, धिक्कार है आप पर, धिक्कार है। हाँ, अब मेरी एक ही आशा है, मेरी बेटी मणिमल्लिका। अब आप और चिंता मत कीजिए पिताजी। ये बूढ़े अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। मणि, तू वापस लौट आई है? हाँ, लौट आई पिताजी, लौट आई हूँ, परंतु खाली हाथ नहीं लौटी। इनकी आंखों के तारे उस पारुल और राघवेंद्र को भी साथ लेकर आई हूँ। बंदी बना लिया है दोनों को, ये देखिए। मेरे शत्रुओं के सारे कारनामे खत्म हो गए पिताजी। अब बस इन दोनों की इस धरती से विदाई लेने की बारी है। शाबाश, शाबाश मणिमल्लिका, शाबाश। तू ही है राक्षस राज हिडिंब मल्ला की पुत्री। हाँ, इन दो इंसानों के बच्चों को पकड़कर तूने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। मैं एक और पल भी नष्ट नहीं करना चाहती पिताजी। आप अभी के अभी राजपुरोहित को सूचना भेजिए, उसे यहाँ बुलाइए। एक शुभ मुहूर्त देखकर मैं दोनों की एक साथ में बलि चढ़ाऊंगी। अवश्य मणिमल्लिका। उसके बाद पारुल की बलि चढ़ाने के बाद तू संपूर्ण राक्षसी बन जाएगी। हाँ, और तू बनेगी इस राज्य की एकमात्र रानी। मैं अभी पुरोहित को बलि का प्रबंध करने का आदेश देता हूँ, ठीक है? कितने दिन, आज कितने दिनों के बाद मैं अपने महल में, अपने कक्ष में वापस लौट आई। कितनी सुखद अनुभूति है। और महाराज स्वयं मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने महल में पहुंचाने गए। ये तो बहुत अविश्वसनीय है। हमेशा ऐसा ही तो चाहा मैंने, उनके पास रहना, उनका प्रेम, उनके स्पर्श का सुख। रानी माँ,
रानी माँ, आप इतनी दूर से आई हैं, पहले ये शरबत पी लीजिए। रानी माँ, आपके स्नान का प्रबंध हो चुका है। रानी माँ, आपके वस्त्र स्नान कक्ष में रख दें या इस कक्ष में? रानी माँ, आप अपने पलंग पे बैठिए, मैं पैर दबा देती हूँ। अचानक ये सब कुछ बदल कैसे गया? महाराज से मुझे अलग करने के लिए एक दिन अचानक मुझे प्रमोद भवन भेज दिया गया था, और आज मात्र मेरे लिए इतना बड़ा आयोजन। दासियों, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूरत आने पर मैं बुला लूंगी। जैसे आज्ञा रानी माँ। बैथी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बताइए रानी माँ। महारानी मणिमल्लिका कहाँ है? जब से मैं यहाँ आई हूँ उनसे मिली ही नहीं। प्रकृति की संतान? अब देखती हूँ कैसे बचाएगी प्रकृति तुझे। मेरी आंखों में धूल झोंककर हर बार भाग गई थी तू। मन कर रहा है तेरी नाक कान काट के तुझे लोहे के पिंजरे में बंद करके जीवन भर के लिए इस राक्षस राज्य के प्रवेश द्वार पर लटका दूं, ताकि सबको दिखाई दे कि राक्षस राजकन्या मणिमल्लिका के साथ शत्रुता का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। परंतु वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। एक बार में ही समाप्त करना पड़ेगा तेरा जीवन। यही है बलि का नियम। और तेरे सेनापति जी? तेरे सेनापति जी को भी एक ही बार में यमराज के पास मैं भेज दूंगी। अच्छा ही होगा, मृत्यु के बाद दोनों साथ साथ ही रह पाएंगे। हाँ? मैं भी देखना चाहती हूँ पारुल, कौन तेरी सहायता करेगा। तेरे अपने, अर्थात मेरे दादाजी, जो मेरे महाविनाशक अस्त्र के आघात से मूर्छित हो गए हैं। श्रावण महीने की वर्षा से जब नीलकुंड फिर से भर जाएगा, तब राक्षस सेना उसमें स्नान करके अपनी शक्ति वापस पाएगी। और उसके बाद इस बूढ़े को मैं हमारी राक्षस प्रजा के सामने डाल दूंगी। पागल भेड़िए की तरह वो सब इस बूढ़े के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक ही पल में समाप्त कर देंगे इसका जीवन। हे ईश्वर, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। मेरे कारण आज इतने अच्छे नाना जी की ये दुर्दशा है। महाराज स्वयं मुझे अपने महल में पहुंचा के गए हैं, परंतु महारानी मणिमल्लिका वो अभी तक क्यों नहीं मिली मुझसे? महारानी अभी यहाँ पे नहीं है रानी माँ, वो अपने मायके में गई हैं। अपने मायके गई हैं? आप इतने दिनों से यहाँ नहीं थी ना, इसीलिए आपको कुछ नहीं पता। पहेलियाँ क्यों बुझा रही है? जो बताना है साफ साफ बताना। बहुत लंबी कहानी है रानी माँ। महारानी का जन्म राक्षस कुल में हुआ है। वो एक राक्षसी है। क्या? हाँ रानी माँ, राक्षसी रूप धारण करके वो अब इस राज्य पे शासन कर रही हैं। अचानक उनके मायके में कोई समस्या आ गई है, इसी कारण वो महाराज और तंत्र माता पे सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंपकर अपने राक्षस राज्य गई हैं।
क्षमा करना नाना जी, आपकी इतनी अच्छाई और व्यवहार का मूल्य आपको नहीं दे पाई मैं। अब हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वही होगा। यदि किसी उपाय से आपकी चेतना लौट सकती, अगर आपको स्वस्थ कर सकती, तो फिर मर के भी मुझे शांति मिलती। परंतु आपको स्वस्थ करने का जादू तो मुझे ज्ञात नहीं नाना जी। यदि जानती। इस पल मैं तुम दोनों को मणिमल्लिका के राक्षसी माया के चंगुल से सुरक्षित नहीं करा पाऊंगी पारुल, परंतु मैं चंपा के फूल में ऐसा सौरभ भर दूंगी जो जरूरत आने पर विशाल शक्ति का काम करेगा। मृत इंसान को जीवित तो नहीं कर पाएगा, परंतु बीमार इंसान को स्वस्थ करके उसकी शक्तियां लौटा देगा। मिल गया सेनापति जी। प्रकृति माँ ने क्यों चंपा भाई के अंदर विशाल्यकरणी का रस भर दिया था, अब मुझे वो समझ आ गया और यहाँ से हमारी मुक्ति का उपाय भी मुझे मिल गया। परंतु ये कैसे संभव होगा पारुल? इस जंजाल से हमें कौन मुक्त करेगा? नाना जी। नाना जी? परंतु नाना जी तो खुद ही अभी बेहोश पड़े हैं। चंपा भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो मेरी पुकार? प्रकृति माँ का दिया हुआ रस बिखेर दो इस कक्ष के वायु में। स्वस्थ हो उठे नाना जी। इस चंपा के फूल को यहाँ रखना उचित नहीं। भाई बहन साथ में रहेंगे तो न जाने क्या विपदा घट जाए। उचित यही होगा कि चंपा का फूल अब से मेरे कमरे में रहे। चंपा भाई को लेकर चली गई, तो फिर अब नाना जी स्वस्थ कैसे होंगे? अपने मायके गई है? मेरा भी तो मायका है। कितने दिन हो गए मैं वहां नहीं गई, लगता है युगों से। कितनी कोशिश करती हूँ मैं सब कुछ भुलाने की, परंतु चाहने से कोई सब कुछ कैसे भूल सकता है? क्या हुआ रानी माँ, क्या सोच रही हैं आप?
रानी पद्मावती के दूसरे पुत्र को छुपा कर रखने के लिए बहुत साल पहले एक बार अपने देश वापस जाने की अनुमति मिली थी। क्या फिर कभी मुझे अपने देश में जाने का सुयोग मिलेगा? क्या मैं कभी मिल पाऊंगी मेरे अपनों से? भाई और बहन को अलग कर दिया मैंने। बस बस अब मैं निश्चिंत हूं। अब तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो। पारुल के प्यारे चंपा भाई, आज ही तुम्हारी बहन की बलि चढ़ाकर मैं बन जाऊंगी संपूर्ण राक्षसी। और फिर ठीक समय पर तुम्हें रख कर आऊंगी भूल भुलैया के भीतर। परंतु अभी यही है तुम्हारे लिए सही जगह। रुको, तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा डाल देती हूँ, जादू का घेरा। मेरे भाई, मेरे चंपा भाई को लेकर चली गई राक्षसी रानी। हमारी इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत, सब बेकार हो गए। क्या होगा सेनापति जी? क्या रानी मेरे भाई को मार डालेगी? नहीं पारुल, ऐसा करना संभव नहीं है। यदि वो चाहती तो रानी मणिमल्लिका हमारे सामने ही कुछ कर सकती थी। असल में रानी के मन में अभी भी डर है, इसी कारण से चंपा भाई को हमसे दूर ले गई। लेकिन हमारा कार्य तो और भी कठिन हो गया सेनापति जी। जिस कारण प्रकृति माँ ने मेरे चंपा भाई के अंदर विशाल्यकरणी का रस भर दिया था, वो भी व्यर्थ हो गया। अब नाना जी के होश वापस कैसे लाऊंगी? मैं भी वही सोच रहा हूँ पारुल। इस राक्षस राज्य से केवल नाना जी ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा बचने की और कोई संभावना नहीं है। परंतु यदि नाना जी को ही होश नहीं आया तो फिर हम क्या कर सकते हैं पारुल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। नाना जी आंखें खोलिए। नाना जी आंखें खोलिए। इस घेरे को कोई नहीं देख पाएगा, परंतु इस घेरे को लांग कर यदि कोई तुम्हें स्पर्श करने का प्रयत्न भी करे तो फिर तो तुम यहीं रहो। मैं निश्चिंत होकर बलि का प्रबंध करती हूँ। ये दुष्ट रानी अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी है। मेरी बहन पारुल को इसके चंगुल से बचाना ही पड़ेगा। यदि आपके होश वापस नहीं लौटे तो हमारी मुक्ति की कोई आशा नहीं। नाना जी आंखें खोलिए। नाना जी आंखें खोलिए। कोई लाभ नहीं है पारुल, इनके ऊपर नींद माया छाई हुई है। लाख बुलाने से भी ये नींद नहीं खुलेगी। परंतु अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पारुल ने क्यों कहा था पूरे कक्ष में इसकी सुगंध बिखेर देने के लिए, ताकि नाना जी के होश वापस लौट सके। परंतु ये पराजय मुझे स्वीकार नहीं है सेनापति जी। मेरे सारे सपने ऐसे बेकार नहीं जा सकते। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि अपने भाइयों को बचाकर मैं उनके पास लौटूंगी। परंतु अभी तो मैं दूसरे कक्ष में हूँ। फिर भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ
कि इस सुगंध को नाना जी के कक्ष तक पहुंचा पाता हूँ कि नहीं। पारुल को संभालने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। क्या बोलूंगा मैं उसे? मैं खुद भी तो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा हूँ। मृत्यु हमारे सर पर है, अब कोई उम्मीद नहीं है। राक्षस राज्य ऐसी जगह पे है जिसका दृश्य बाहर से देखना असंभव है। राक्षस गण ही उसे देख सकते हैं। इसीलिए पारुल की सही जगह मेरे लिए जानना मुमकिन नहीं है। मैं केवल अनुमान लगा सकती हूँ। वही कीजिए माता, कम से कम ये तो पता चलेगा कि पारुल जीवित है या मृत। और फिर पारुल और मल्लिका की कोई सूचना बहुत दिनों से नहीं मिली है, इस कारण हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बैठ जाओ। मैं गणित लगाकर केवल ये बता सकती हूँ कि मल्लिका अपने शत्रुओं को पकड़ पाई है या नहीं। इस समय इतना ही काफी होगा माता, आप वही पता लगाइए। सेनापति जी, आपको कोई मीठी सुगंध आ रही है क्या? हाँ पारुल, मुझे एक अद्भुत मीठी सी गंध मिल रही है पारुल। इसका मतलब अभी भी आशा बाकी है सेनापति जी। हम अभी तक हारे नहीं। चंपा भाई ने उस विशाल्यकर्णी का रस बिखेरना शुरू कर दिया है और हवा उस रस को इस कमरे तक लेके आई है। नाना जी अभी भी बेहोश हैं, परंतु इसका नाना जी के शरीर में प्रवेश करते ही अवश्य कुछ चमत्कार होगा। सेनापति जी, जी भर के सांस लीजिए, देखना आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ये कौन सी अद्भुत महक है? ऐसी अनोखी महक तो मुझे पहले कभी नहीं मिली। अद्भुत तो होगी ही, ये तो स्वयं प्रकृति माँ की देन है। पारुल, मल्लिका, मल्लिका, पारुल, पारुल, मल्लिका, मल्लिका, पारुल, पारुल, मल्लिका। तो फिर नाना जी अभी तक स्वस्थ क्यों नहीं हुए? प्रकृति माँ ने तो कहा था कि यदि संपूर्ण मृत ना हो तो फिर एक अस्वस्थ को स्वस्थ करके उसकी शक्ति लौटा देगी ये महक। चमत्कार। हाँ? यही तो चाहिए था। मल्लिका की विजय अब बहुत दूर नहीं। माता, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। मल्लिका ने पारुल की बलि चढ़ा दी है क्या? नहीं, अभी तक बलि नहीं चढ़ा पाई, लेकिन मेरे अनुमान से अब ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।
वो पारुल अब मल्लिका की मुट्ठी में है। Bong bang bong bang. Bong bang bong bang. Bong bang bong bang. Bong bang bong bang. वो देखो, ऐसा लग रहा है कि नाना जी थोड़ा सा हिले। विशाल्य करने की महक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है सेनापति जी। अब नाना जी अवश्य ठीक हो जाएंगे। हाथ चलाओ सब लोग। बलि के बाद और भी काम है। आज मैं इस राक्षस राज्य के सिंहासन की उत्तराधिकारी का नाम घोषित करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि महाराज ने सही निर्णय लिया है। राजकुमारी मणिमल्लिका ही सिंहासन की उपयुक्त उत्तराधिकारी है। वो तो है ही। राजकुमारी मणिमल्लिका हमारे राज्य के इस संकट की घड़ी में राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व जैसे अकेले संभाल रही है। इससे तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी आपत्ति होने वाली। किसी को नहीं होगी। जितनी जल्दी बलि संपन्न होती है उतना ही अच्छा है। पारुल का विश्वास नहीं कर सकती। वो लड़की कब क्या कर बैठेगी वो पहले से समझना कठिन है। उसे थोड़ा समय भी नहीं दे सकते, थोड़ा भी नहीं।